बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का 7वां क्लास करने जा रहे हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की कौन सी उपाधि थी? प्रश्न क्या है? बिल्कुल, यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की कौन सी उपाधि थी? तो देखिए, बिंदुसार की जो उपाधि थी अमित्रोचैट्स। क्या नाम है? अमित्रोचैट्स या संस्कृत में इसको हम अमित्रघात भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अमित्रघात। क्या कहेंगे? देखिए, अमित्रोचैट्स रहे चाहे अमित्रघात रहे, यह जो उपाधि है वो किनकी उपाधि है? किनकी उपाधि है? बताइए कि यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की क्या उपाधि थी? अमित्रोचैट्स या अमित्रघात। याद रखिएगा, अगर कोई पूछ दे कि बिंदुसार की उपाधि अमित्रोचैट्स किसने दिया था, मतलब किस ग्रंथ के अनुसार से है? यूनानी ग्रंथ के अनुसार से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अमित्रघात शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, अमित्रघात शब्द का अर्थ होता है शत्रु को नाश करने वाला, यानी कि दुश्मन को नाश करने वाला, जिसको हम लोग शत्रु विनाशक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शत्रु विनाशक। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। चलिए, अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ बिंदुसार को, जैन ग्रंथ के अनुसार से बिंदुसार को क्या कहते हैं? तो बिंदुसार को जैन के ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा जाता है? जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहते हैं? अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? किसको जाना जाता है? संस्कृत में अमित्रघात को हम लोग अमित्रघात कहते हैं, ठीक है, लेकिन अमित्रोचैट्स भी कहते हैं। इस चीज को भी याद रखिएगा। इसके बाद है, बिंदुसार के राजदरबार में आने वाले मिस्र के सम्राट टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? याद रखिएगा, यहाँ प्रश्न जो कह रहा है कि बिंदुसार के राजदरबार में आने वाले मिस्र सम्राट, और उस मिस्र सम्राट का नाम जो था वो क्या था? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। क्या नाम था? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। तो टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत जो थे उनका नाम था आपको डायोनियस। क्या नाम था? क्या नाम था? बिंदुसार के राजदरबार में आने वाले मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत आपको डायोनियस था। कौन था? डायोनियस था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया का राजा पहले कहाँ का राजा था? राजदरबार किनका था? बिंदुसार का। ठीक उसी तरह से यहाँ भी बिंदुसार का ही राजदरबार है, लेकिन यहाँ पर वहाँ जो है आपको मिस्र देश की चर्चा है, और यहाँ पर आपको सीरिया देश की चर्चा है। बताइए, अभी किस देश की चर्चा है? तो सीरिया के सम्राट जिसका नाम था आपको एंटीओकस प्रथम। क्या नाम था? क्या नाम था? और एंटीओकस प्रथम का राजदूत कौन था? तो डायमेकस था। कौन था? इस दोनों प्रश्न को सबसे पहले आप लोग भी कीजिए और पुनः इस प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ बिंदुसार के दरबार की बात हो रही है और यहाँ पर मिस्र के सम्राट की बात हो रही है। तो मिस्र का सम्राट कौन था? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। और यहाँ भी बिंदु सरकार के दरबार की बात हो रही है, लेकिन सीरिया देश की बात हो रही है। तो सीरिया का राजा कौन था? एंटीओकस प्रथम। कौन था? एंटीओकस प्रथम। और एंटीओकस प्रथम का राजदूत जो था उनका नाम था डायमेकस। वहीं अगर मिस्र के सम्राट की बात करें टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का, तो उनका राजदूत कौन था? डायोनियस था। कौन था? डायोनियस था। याद रखिएगा, ये दोनों प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न आप परीक्षा में गलती कर सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि मिस्र के सम्राट जिसका नाम था आपको, क्या नाम था मिस्र का सम्राट? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। बिंदुसार के दरबार में आने वाले जो मिस्र सम्राट था उनका नाम था आपको, क्या नाम था बताइएगा जरा? तो टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। और टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के राजदूत का क्या नाम था? डायोनियस था। वहीं सीरिया के जो राजा था उनका नाम क्या था? एंटीओकस प्रथम। एंटीओकस प्रथम का राजदूत कौन था? डायमेकस था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट के दूत के माध्यम से किन 3 चीजों की मांग की थी? सीरिया के सम्राट जो थे ना, बताइए सीरिया के सम्राट कौन थे?
बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट के दूत के माध्यम से किन 3 चीजों की मांग की थी? तो समझिए, सीरिया के सम्राट की चर्चा है और बिंदुसार के राजदरबार में जो सीरिया के राजा आए थे उनका नाम क्या था? एंटियोकस प्रथम था। एंटियोकस प्रथम के जो दूत थे उनका नाम क्या था? डायमेकस था। और उस डायमेकस के माध्यम से बिंदुसार जी 3 चीजों का मांग किया था। पहला, मीठी मदिरा यानी कि दारू। मदिरा मतलब क्या होता है? दारू, शराब। और वो शराब कैसा? मीठा, है ना। मीठी मदिरा, सूखी हुई अंजीर। अंजीर बहुत ही गर्म चीज होता है, अगर ठंडा के समय में खाइए तो कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं होगा। अंजीर महंगा भी आता है और गर्म भी बहुत होता है। और तीसरा है आपको दार्शनिक। दार्शनिक मतलब होता है फिलोसफर। बात समझ में आ रहा ना? दार्शनिक मतलब क्या होता है? फिलोसफर। ठीक है, भविष्य के बहुत सारे बातों को आपको बता देगा, उसको दार्शनिक कहा जाता है। बात समझ में आ रहा? जैसे ज्योतिष होता है ना, खगोल शास्त्र का पढ़ाई भी आपको दार्शनिक फिलोसफी में होता है, तो याद रखिएगा। तो मीठी मदिरा, कौन कौन सा चीज मांग किया था? जल्दी करके बोलिएगा। मीठी मदिरा, अंजीर और दार्शनिक, है ना। मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक, इन 3 चीजों की मांग किसने की थी? बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट के दूत, और सीरिया के सम्राट कौन थे? एंटियोकस प्रथम। और उनके दूत कौन थे? तो डायमेकस थे। तो डायमेकस से 3 चीजों का मांग किए थे। और कौन कौन 3 चीजों का मांग किए थे? मीठी मदिरा का, सूखी हुई अंजीर का और दार्शनिक का। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बार पुनः बताइए कि मिस्र के सम्राट कौन थे? ये पहले बताइए। मिस्र के सम्राट टॉलेमी द्वितीय। बिल्कुल, टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस था। कौन था? टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस। और टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? डायोनियस था। कौन था? और सीरिया के राजा कौन थे? सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम थे। और उनके राजदूत कौन थे? डायमेकस था। कौन थे? डायमेकस था। इसके बाद है आपको बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट दूत के माध्यम से किन 3 चीजों की मांग की? तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? बिंदुसार जो थे वो किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो आजीवक संप्रदाय के। किस संप्रदाय के? बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? आजीवक संप्रदाय के। बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? चलिए इसको 3 बार बोलिए फटाफट से आप लोग, कि ऐसे बोलना है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बोलिएगा। चलिए, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला प्रश्न है आपका कि आजीवक संप्रदाय वह भविष्य वक्ता, क्या लिखा हुआ है? भविष्य वक्ता, जो बिंदुसार के, हम पहले आपको बताए ना कि दर्शन शास्त्र में किसका अध्ययन होता है? बोले थे कि भविष्य के बारे में बताता है, और वो पॉइंट आ गया ना, तो इस लाइन को अच्छा से देख लीजिए आप लोग। आजीवक संप्रदाय का वह भविष्य वक्ता जो बिंदुसार के दरबार में रहता था। चलिए, तो यहाँ जो प्रश्न था कि आजीवक संप्रदाय का वह भविष्य वक्ता जो बिंदुसार के राज दरबार में रहता था, उनका नाम क्या था? पिंगलवत्स। क्या नाम था? क्या नाम था? पिंगलवत्स था। आजीवक संप्रदाय का वह भविष्य वक्ता जो बिंदुसार के राज दरबार में रहता था, उनका नाम आपको पिंगलवत्स था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि पिंगलवत्स जो थे वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, बताइए। पिंगलवत्स जो थे वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? चलिए, तो बिंदुसार के राज दरबार में जो भविष्य वक्ता थे वह आपको पिंगलवत्स से थे। और वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? आजीवक संप्रदाय के। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो देखिए, बिंदुसार का उत्तराधिकारी आपको अशोक जी हुए। अशोक महान, यानी कि अशोक महान के पिताजी का क्या नाम था? बिंदुसार। अशोक महान के पिताजी का क्या नाम था? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटा का क्या नाम था? अशोक। बात बराबर है। बिंदुसार के बेटा का क्या नाम था? अशोक था। यहाँ तक क्लियर हुआ बात। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार की जब मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के समय, जब मृत्यु की समय की बात हो रही है, होना नहीं है मृत्यु अभी, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? बिंदुसार की मृत्यु के समय, जब मृत्यु का टाइम था, उस समय अशोक कहाँ के राजा थे?
तो वह अवंती के राजा थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बिंदुसार की मृत्यु से पहले की बात हो रही है कि जब वो मरने वाले थे उस समय अशोक कहीं और के राजा थे, लेकिन जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई तो अशोक फिर कहाँ के राजा बन गए बताइए आप लोग? तो जहाँ पर बिंदुसार राजा पहले से थे वहां का राजा बने, है ना। अशोक जो है, अशोक के पिताजी बिंदुसार जी, जो बिंदुसार जब मृत्यु के समय मरने वाले थे उस समय अशोक जो है तो अवंती के राजा थे, लेकिन जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई उसके बाद अशोक कहाँ के राजा बने, इस प्रश्न को हम लोग को समझना है। अशोक जो थे मृत्यु अपने पिताजी की मृत्यु के समय में अवंती के राजा थे। जब बिंदुसार की चर्चा करें कि बिंदुसार जब मर गए तब अशोक राजा बने, और जब अशोक राजा बने तो कहाँ के राजा बने? मगध के राजा बने। कहाँ के राजा बने? एक बार फिर समझ लीजिए, अशोक के पिताजी बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक कहाँ के राजा थे? अवंती के। जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई उसके बाद अशोक किस क्षेत्र के राजा बन गए? मगध के। ये प्रश्न क्लियर हुआ अब? चलिए, अवंती का ही दूसरा नाम आपको उज्जैन भी है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? तो अवंती का। अगला प्रश्न है कि अशोक मगध के गद्दी पर, अशोक जो है मगध के गद्दी पर, देखिए यहाँ हम लोग जरा परेशान हुए थे लेकिन यहाँ क्लियर हो ही गया कि अशोक मगध के गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में। अशोक मगध के गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में। अशोक मगध के गद्दी पर कब बैठा? चलिए, अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद, मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? मगध की गद्दी पर जो बैठा तो मगध पर किस वंश का शासन चल रहा था उस समय? जब अशोक मगध के गद्दी पर बैठा तो वह कौन वंश का शासक था बताइए? मौर्य वंश का। तो मौर्य वंश की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने किस वंश की उपाधि धारण किया? तो देवानाम प्रिय। कौन सी उपाधि? देवानाम प्रिय। और उसको उसका हिंदी अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। क्या अर्थ होता है? तो बताइए कि मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर जब अशोक बैठे थे उसके बाद कौन सी उपाधि धारण किए थे? देवानाम प्रिय। उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्रिय होता है। ठीक है, अब ये बताइए कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध का राजा कौन बना? अशोक। बिंदुसार की मृत्यु के समय मगध अशोक किस राज्य का राजा था? अवंती का दूसरा नाम क्या है? उज्जैन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद, मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने किस उपाधि को धारण किया था? देवानाम। चलिए, अगला प्रश्न है आपको, सिंघली ग्रंथ दीप वंश में, अगला प्रश्न आपका यहाँ मिस हो गया था। पुराणों में बताइए पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। तो पुराण में अशोक को क्या कहा गया है? पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। क्या कहा गया है? पुराण में अशोक को क्या कहा गया है? तो बताइए, यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को कौन सी उपाधि दी गई है? अमित्र घात। बिल्कुल, यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को कौन सी उपाधि दी गई है? अमित्र घात या अमित्रोचैट्स। तो सिंघली ग्रंथ दीपवंश, अगर आपसे पूछे कि दीपवंश जो है वह आपको क्या है तो बोलेगा दीपवंश जो है सिंघली ग्रंथ है। तो याद रखिएगा कि दीपवंश जो है आपको किस भाषा में लिखा गया है? दीपवंश एक ग्रंथ है जो कि सिंघली भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? सिंघली एक भाषा का नाम है और सिंघली भाषा में लिखा गया है जो कि श्रीलंका का भाषा है। सिंघली किस देश का भाषा है? श्रीलंका। और इसी सिंघली भाषा में लिखा गया जो एक ग्रंथ है उसका नाम क्या है? दीपवंश। तो इस दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा, इस दीपवंश में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। क्या कहा गया है? प्रियदर्शी। और इसको आप लोग भी कर लीजिएगा। तो बताइए कि अशोक को पुराण में क्या कहा गया? बताइए। पुराण में अशोक वर्धन कहा गया है और सिंघली ग्रंथ में इनको प्रियदर्शी कहा गया। क्या कहा गया है? ठीक है, तो दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है? प्रियदर्शी कहा गया है। और बताइए पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलिए, अशोक ने किन शिलालेखों में उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? अच्छा, अशोक ने नहीं किया था, अशोक के
ऐसे कौन से शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? बताइए, प्रश्न कैसा लग रहा है? भिभिया लग रहा है ना? तो भिभिया कर लीजिए। अशोक ने किस शिलालेख में अपना नाम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है अशोक का? तो बताइए, मास्की शिलालेख और गुर्जरा शिलालेख में। कौन कौन से शिलालेख में? तो बोलिए, अशोक के मास्की और गुर्जरा शिलालेख में उनका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है। अशोक के शिलालेख का नाम अशोक का नाम मिलता है। फिर से बोलिए, अशोक के मास्की और गुर्जरा शिलालेख में अशोक का स्पष्ट रूप से नाम अशोक मिलता है। अशोक के मास्की और गुर्जरा शिलालेख में अशोक का नाम मिलता है। तो अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख था जिसमें अशोक के बारे में अशोक का स्पष्ट रूप से नाम अशोक मिलता है? बताइए। मास्की शिलालेख में और गुर्जरा शिलालेख में। अब ये बताइए कि अशोक का नाम किन ग्रंथों में प्रियदर्शी मिलता है? ग्रंथ का नाम पूछ रहे हैं, जवाब उल्टा सीधा मत दीजिएगा। दीपवंश में। किसमें? दीपवंश में। और दीपवंश किस भाषा में लिखा गया है? सिंहली भाषा। किस देश की भाषा है? वेरी गुड। आइए बताइए, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? पुराण में अशोक को क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है, अशोक ने, किसने? अशोक ने अपने शिलालेखों, लघु शिलालेखों में, किस शिलालेखों में? लघु शिलालेखों के अतिरिक्त किस मौर्यकालीन शिलालेख में, बताइएगा, किस शिलालेख की बात हो रही है? किसके समय की बात हो रही है? मौर्यकालीन, है ना? मौर्य के समय की शिलालेख की बात हो रही है। मौर्यकालीन शिलालेख में भी अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर तो हम लोग अशोक के नाम के बारे में 3 प्रश्न सीखे। एक प्रश्न सीखिए पुराण के अनुसार, दूसरा प्रश्न सीखिए दीपवंश के अनुसार, नहीं, जो कि सिंहली भाषा में लिखा गया था, और तीसरा चीज हम लोग फिर सीखे किसके अनुसार? तो मास्की और गुर्जरा शिलालेख के हिसाब से। ठीक है ना? तो एक बार फटाफट से पहले बताइए कि पुराण के अनुसार से अशोक का क्या नाम था? अशोक। अब ये बताइए कि सिंहली भाषा में लिखी हुई दीपवंश के हिसाब से उनका नाम क्या था? अब ये बताइए कि अशोक के मास्की और शिलालेख में, मास्की और गुर्जरा शिलालेख में उनका नाम क्या था? अशोक था। लेकिन इसके अलावा एक और पॉइंट आ रहा है, और वो लघु शिलालेख है। लघु का मतलब छोटा। लघु शिलालेख के अलावा किस गैर मौर्यकालीन अभिलेख में, यानी कि वो जो मौर्यकालीन अभिलेख है वो गैर मौर्यकालीन है, मतलब मौर्य काल का अभिलेख नहीं है, गैर मौर्यकालीन अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? यानी कि अगर आपसे पूछे कि जूनागढ़ अभिलेख जो था वह किस वंश के कालीन था, तो ये जो आप देख रहे हैं जूनागढ़ अभिलेख पश्चिमी क्षत्रप वंश से जुड़ा हुआ ये अभिलेख था। ये मौर्य काल से जुड़ा हुआ अभिलेख नहीं था। ये पहले तो इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। फिर से समझिए, प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि गैर मौर्यकालीन, तो गैर मौर्यकालीन का मतलब मौर्यकालीन को छोड़ करके, तो ये जो जूनागढ़ अभिलेख है वो आपको गैर मौर्यकालीन है, जो कि आपको क्षत्रप वंश से जुड़े हुए ये आपको अभिलेख था। ठीक है, तो ये जो है रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख, इस अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगर आपसे पूछे कि अशोक का नाम अशोक किन किन अभिलेख में मिलता है, तो बताइए क्या जवाब दीजिएगा? एक तो आपको मास्की अभिलेख है, दूसरा गुर्जरा अभिलेख है, और तीसरा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख है। अभी भी प्रश्न क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग? बताइए। तो बताइए कि अशोक का नाम कहाँ पर प्रियदर्शी देखने को मिलता है? ग्रंथ में, दीपवंश में। दीपवंश के अनुसार से, दीपवंश में जो लिखा गया है अशोक का नाम अशोक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अशोक के समय जनसाधारण की भाषा, यानी कि जब अशोक राजा बने हुए थे उस समय उस राज्य की भाषा क्या थी? तो अशोक के समय जो उसकी भाषा थी वो आपको पाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी? पाली। कौन सी भाषा थी? पाली। अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? पाली। पाली भाषा थी। अब आपका अगला प्रश्न है कि अशोक ने किस लिपि को, क्या है प्रश्न? अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया था? यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया? तो ब्राह्मी लिपि को। किस लिपि को? ब्राह्मी लिपि को। अब देखिए बच्चा इसमें फंसेगा, इसलिए इस दोनों प्रश्न को भी कीजिए। जैसे कि जनसाधारण के बारे में पूछा है तो यहाँ पर उसका आंसर पाली हो गया है,
वहीं अगर किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि घोषित कर दिया तो यहाँ ब्राह्मी लिपि हो गया। तो इसलिए बच्चा यहाँ पर फंसेगा, तो इसलिए समझ लीजिए बढ़िया से। अशोक के समय जनसाधारण यानी पूरे राज्य में जो लोग बोलते थे वो कौन सा भाषा बोलते थे? पाली भाषा। लेकिन राष्ट्रीय भाषा कौन सा था? तो ब्राह्मी भाषा था। राष्ट्रीय भाषा मतलब पूरे राष्ट्र का भाषा, और जनसाधारण मतलब कि सिंपल स्थानीय क्षेत्रों में, लोकल क्षेत्रों में जो लोग भाषा बोलते थे वो आप कौन सा भाषा बोलते थे? और पूरे राष्ट्र स्तर पर यानी कि राष्ट्रीय भाषा किसको घोषित किए थे? ब्राह्मी भाषा को। ब्राह्मणी मत बोलेगा, ब्राह्मी। क्या बोलेगा? ब्राह्मी। चलिए आगे है, अगला प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध, कौन सा युद्ध है? कलिंग युद्ध कब हुआ? तो देखिए कलिंग युद्ध हुआ है आपको 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध कब हुआ है? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध कब हुआ है? 261 ईसा पूर्व में हुआ है। इसके बाद कह रहा है कि यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष में हुआ? मतलब जब अशोक राजा बने उसके क्यामा वर्ष में बना, मतलब राजा बनने के 8वें वर्ष में, 7 वर्ष के बीतने के बाद 8वां वर्ष जो था उस वर्ष में आपको कलिंग युद्ध हुआ था। और कलिंग युद्ध में अशोक बताइए जीता था कि हारा था? जीता था। जीता हुआ था। तो बताइए कि कलिंग युद्ध कब हुआ? और अशोक के राजा बनने के कितने साल के बाद? 8 वर्ष के बाद। 7 वर्ष के बाद। क्यामा वर्ष में हुआ है? 8वें वर्ष में हुआ है। बात समझ गए? अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर दिया, यानी कि कलिंग युद्ध से पहले अशोक किस धर्म को अपनाए हुए थे? ब्राह्मण धर्म को। किस धर्म को अपनाए थे? ब्राह्मण धर्म को। और जब अशोक कलिंग युद्ध जीत गया तो जीतने के बाद ब्राह्मण धर्म को त्याग दिया और किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को। और इसी वजह से आप लोग प्रश्न पढ़ते होंगे कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। सही बात बताया आप लोग। तो बताइए कि अशोक कलिंग युद्ध से पहले किस धर्म को अपनाए थे? ब्राह्मण धर्म को। और अशोक कलिंग युद्ध जीतने के बाद किस धर्म को अपना लिए? तो बताइए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को। किसके माना जाता है? गौतम बुद्ध को। चलिए अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और वह कहाँ का रहने वाला था? तो देखिए उस व्यक्ति का नाम है उपगुप्त। क्या नाम है? उपगुप्त। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था उपगुप्त। और उपगुप्त कहाँ के रहने वाले थे? तो वो मथुरा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो बताइए वर्तमान समय मथुरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। मथुरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। तो बताइए कि अशोक महान तो अपने आप में महान थे, लेकिन उन महान को भी किसी महान ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दे दिया। तो बताइए कि अशोक महान को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया? उपगुप्त ने। उपगुप्त ने। और उपगुप्त जो थे वो किस राज्य के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के राज्य के रहने वाले थे। मथुरा राज्य है क्या? है ना, मथुरा तो एक क्षेत्र है। मथुरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और मथुरा आपको यूपी में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद, बोलिएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म करने के बाद सबसे पहले कहाँ की यात्रा किया था? अशोक जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया उसके बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा किया था। कहाँ की यात्रा किया था? कहाँ यात्रा किया था? अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद कहाँ पर यात्रा किया था? बोध गया की। तो बताइए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में ही हुआ था। बात समझ रहे हैं ना? तो बताइए कि अशोक जो है कलिंग युद्ध से पहले किस धर्म को अपनाया था? ब्राह्मण धर्म को अपनाया था। और कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा किसने दिया उनको? उपगुप्त। कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा के रहने वाले थे। आइए आपका अगला प्रश्न है कि अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सबसे पहले कहाँ गए थे? बोध गया में। और अशोक के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? बताइए। हम आपको पहले बहुत अच्छा सी ट्रिक बताए थे कि नहीं बताए थे? तो अशोक जो है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति जो हुई थी वह कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तीसरी संगति हुई थी। कौन सी संगति हुई थी? और यह तीसरी संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो बताइए कि अशोक के शासनकाल में कौन सी संगति हुई थी? तीसरी। और वह जो है सो आपको पाटलिपुत्र में हुई थी। और उस संगति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग। अशोक थे। मतलब किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ। और उसके अध्यक्ष कौन थे? अगर ये प्रश्न पूछ दे आपसे, चलिए, तो अध्यक्ष का नाम यदि पूछे तो वो थे आपको
मोक्कलीपुत्र तिस्सा थे। कौन थे? मोक्कलीपुत्र तिस्सा थे। बात समझ रहे हैं ना? एक बार हम आपको बता दें, पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वह आपको महाकश्यप के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी? महाकश्यप के समय में। और संरक्षक जो थे यानी कि किनके शासन काल में हुई? तो अजातशत्रु के शासन काल में। वहीं दूसरी बौद्ध संगति हुई थी आपको कालाशोक के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासन काल में। और चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी वो आपको कनिष्क के शासन काल में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो आपको किसके अध्यक्षता में हुई थी, तो बोलेगा मोगलीपुत्र तिस्सा। क्या बोलेगा? मोगलीपुत्र तिस्सा। ठीक है। इसका ये तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र। देखिए आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी, तब क्या जवाब दीजिएगा? तो बोलिएगा कि 250 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 250 चलिए, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो तीसरी हुई थी। बताइए तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में हुई थी? किसके अध्यक्षता में हुई थी? मोगलीपुत्र तिस्सा के शासनकाल में ये अध्यक्षता में हुई थी। आइए अगला प्रश्न है आपका कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, बोलिएगा पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। और पुत्री का क्या नाम था? मित्रा। उनको कहाँ भेजा था? श्रीलंका। श्रीलंका भेजा था। और जस्ट बताए थे कि श्रीलंका की राजभाषा क्या है? सिंहली है। क्या है? अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। अगर आपसे पूछे कि अशोक अपने पुत्र महेंद्र को, पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका क्यों भेजे हुए थे? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। बात यहाँ तक समझ में आया? चलिए, तो याद रखिएगा ना आप लोग, अशोक अपने पुत्र को श्रीलंका क्यों भेजा था? तो पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र। और पुत्री का क्या नाम था? संघमित्रा। आइए आपका अगला प्रश्न है कि अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण, और इस प्रश्न को भी व्याख्या कर लीजिए आप लोग। अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो भिक्षुओं में अनैतिक आचरण। समझिएगा प्रश्न को। जब तक बेचारा अशोक रहा तब तक बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ, खूब आगे बढ़ा। लेकिन अशोक के जाते ही बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया। और पतन होने का रीज़न क्या था, कारण क्या था? कि बौद्ध भिक्षु जो था ना वो सब लोगों के साथ अनैतिक आचरण करता था। अनैतिक का मतलब उल्टा सीधा। बात समझ में आ रहा है ना? नीति का मतलब होता है अच्छा बुरा। तो वह अच्छा नहीं करके वह बुरा सोच था उन लोगों का, जिसके कारण से जो है ये बौद्ध धर्म का धीरे धीरे क्या होने लगा? पतन होने लगा, अंत होने लगा। तो अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो बौद्ध भिक्षुओं में अनैतिक आचरण खराब हो गया। अगला प्रश्न है कि अशोक की मृत्यु कब हुई? बताइए अशोक की मृत्यु कब हुई है? 232 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु आपको 232 ईसा पूर्व में हुई है। अशोक की मृत्यु कब हुई है? इसको भी आप लोग भी व्याख्या कर लेंगे। और अशोक गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर कब बैठा था? अशोक की मृत्यु कब हो गई? 232 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है अंतिम मौर्य शासक। तो अशोक की मृत्यु समझ गया 232 ईसा पूर्व में। और अशोक राजा कब बने थे? 269 ईसा पूर्व में। चलिए, अंतिम मौर्य शासक यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? पहले ये बताइए आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य था। और तो मौर्य वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा जा रहा है, अंतिम कौन था? तो अंतिम था आपको बृहद्रथ। कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक आपको बृहद्रथ था। और आज का लास्ट प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को हम लोग क्या कहते हैं? अशोक के शिलालेखों को हम लोग राज्यादेश या शासन देश कहते हैं। इसको भी आप लोग महत्वपूर्ण कर लीजिए सीरियल से। इस चारों प्रश्न को भी व्याख्या कीजिए आप लोग फटाफट से। अंतिम मौर्य शासक कौन थे? तो बृहद्रथ थे। और किस वंश के? मौर्य वंश के। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। और अशोक के शिलालेखों को क्या कहते हैं? तो राज्यादेश कहते हैं या शासन देश कहते हैं। अशोक के शिलालेख को क्या कहते हैं? राज्यादेश या शासनादेश कहते हैं। अशोक के शिलालेख को क्या कहते हैं? राज्यादेश या शासनादेश कहते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।